जय हिंद दोस्तों, आज 15 जून 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का आज ब्रीफ न्यूज़ एनालिसिस करेंगे और कल से रेगुलर न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर भी मैं एनालिसिस नहीं किया हूँ, यहाँ पे मैं एनालिसिस अपलोड कर दूंगा। और साथ ही साथ बिहार में जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस में यहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा। सीडीपीओ का ऑफिशियल आंसर की आ चुका है, अब उसका एनालिसिस करने में अच्छा होगा क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थे और कोई इंस्टीट्यूट उसका कुछ आंसर दे रहा था, अदर इंस्टीट्यूट उसका कुछ आंसर दे रहा था। तो अब हमारे पास ऑफिशियल आंसर है तो उसका मैं पेपर अपलोड कर दूंगा सीडीपीओ का और साथ ही साथ यूपी पीसीएस का। कल से रेगुलर न्यूज़ एनालिसिस होगा। फर्स्ट पेज पे इस न्यूज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। रक्षा विभाग ने, हमारे देश के रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीर जवान नाम के एक योजना की शुरुआत किया है। वैसे जवान जो 10वीं और 12वीं पास हैं, 17.5 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हैं से लेकर के 21 वर्ष तक की आयु है, उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो 4 वर्ष के लिए सेना में अपनी सेवा दे सकते हैं। और जो नौजवान सेना में 4 वर्ष के लिए अपनी सेवा देंगे उसे अग्निवीर कहा जाएगा। ऐसे 46,000 युवाओं को सेलेक्ट किया जाएगा और वो सेना में जाकर के अपनी योगदान दे सकते हैं और इसको तरह तरह की फैसिलिटी सरकार देगी 4 वर्ष के लिए। बाकी जो है शॉर्ट टर्म सर्विस और लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए भी वो अप्लाई कर पाएंगे। तो इसको बेसिकली एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज का। ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, 1.5 साल में भरे जाएंगे 10 लाख पद। पीएम मोदी ने कहा है कि 18 महीने में 10 लाख पद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 लाख पद जो है 1.5 साल में भरा जाएगा। और एक आंकड़ा हमारे पास है, उस आंकड़े के अनुसार लगभग इतना पद खाली है, तो लगभग 10 लाख के आसपास जो है पद खाली है, इसे 18 महीने में भरा जाएगा। ये भी एक शानदार घोषणा पीएम मोदी के द्वारा किया गया। अब देखिए ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पर पिछले साल हमने डिस्कस किया था। एक तो क्वाड हमारे पास है जिसमें भारत है, अमेरिका है, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, ये 4 देशों का एक समूह क्वाड है हमारे पास। और दूसरा एक क्वाड निर्मित हो रहा है जिसमें भारत, अमेरिका तो है ही, दूसरा इजराइल और यूएई है। तो ये 4 देश वहाँ पे हैं। तो ये चारों देश का एक क्वाड ग्रुप जो है बनने वाला है। और इनफैक्ट ये चारों देशों के जो विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री के स्तर पर बातचीत पिछले वर्ष हो चुकी है। चारों देश के विदेश मंत्री ने एक जगह मिलकर के बातचीत किया था। तो एक तरह से क्वाड ही है, ये एक अनोदर क्वाड होगा जो भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई का गठजोड़ से निर्मित होगा। तो ये भी भारत के पर्सपेक्टिव से आप देखिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अब क्या हो रहा है कि अब इसके राष्ट्राध्यक्ष की एक मीटिंग होने वाली है जिसमें भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष एक जगह मिलेंगे और वो लोग बातचीत करेंगे। तो एक शानदार कदम भारत के डिप्लोमेसी के रूप में आप इसको कह सकते हैं। वायु प्रदूषण ने कम की भारतीयों की औसत मौत, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। शिकागो यूनिवर्सिटी का एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2022 एक रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार विश्व में बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है और उसके बाद भारत का स्थान दिया गया है। लेकिन फिर भी पिछले वर्ष के कंपेयर भारत ने वायु पोल्यूशन के क्षेत्र में एक सकारात्मक काम किया। अब देखिए, वायु पोल्यूशन पे हमने कई बार डिस्कस किया। वायु पोल्यूशन क्या है, वायु पोल्यूशन के रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, दिल्ली एयर पोल्यूशन का क्या क्या कारण है, तो इस टॉपिक पे सेपरेट हमने कई बार डिस्कस किया है। और वैसे भी पॉल्यूशन पे एक सेपरेट नोट आप लोग बनाइएगा। जब भी इस तरह के कोई डाटा है, जैसे मान लीजिए ये डाटा है शिकागो यूनिवर्सिटी का, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ये मेंस लिखने में, प्रीलिम्स में और इंटरव्यू में तीनों जगह काम देगा। किसी भी पॉइंट को या किसी भी शब्द को अगर आप बोलते हैं, एक ऑथेंटिकेट डाटा के साथ बोलते हैं कि शिकागो यूनिवर्सिटी ने अपनी एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2022 में ये बातें कही है, तो वो ऑथेंटिकेट हो जाता है और वो मार्क्स आपको फेच करवाएगा, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तीनों जगह। 18 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रत्येक दिन दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ मैं वहाँ प्रोवाइड करता हूँ और इस तरह से टिक करके प्रोवाइड करता हूँ ताकि उस न्यूज़ को आप लोग पढ़ लें। वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है, उसी को मैं टिक करता हूँ। अब देखिए, एक बार इसको भी देख सकते हैं और एक बार इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्रालय ने रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए कदम। अब 10 लाख लोगों को रोजगार देना है, 10 लाख युवाओं को गवर्नमेंट जॉब देना है, तो इसके लिए गृह मंत्रालय भी आवश्यक कदम उठा रही है।
अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, कल बनाने का अद्भुत अवसर। तो ये भी गृह मंत्री ने कहा है कि अग्निपथ योजना जो रक्षा मंत्रालय लेकर आई है वो एक शानदार कदम युवाओं के लिए। इनफैक्ट इस पर अगर होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये इसको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होगी सेना, जनरल पांडे। तो भविष्य में जो चुनौतियां आने वाली है, जिस तरह से मिलिट्री में चुनौतियां आने वाली, कई सारी मिलिट्री में अगर आप देखिएगा तो भविष्य में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का निर्माण हो रहा है, तो टेक्नो वार जिस तरह से भविष्य में होगी, उससे जो चुनौती होगी उस चुनौती को निपटने के लिए भी सेना तैयार हो रही है। जनरल मनोज पांडे हमारे देश के थल सेना अध्यक्ष का कहना है। देखिए अगर आप इसको देखिए तो न्यूज़ को अगर आप देखिएगा तो ये सिर्फ एक न्यूज़ है कि भविष्य में क्या चुनौती होगी, उसके लिए सेना किस तरह से तैयार होगी, ये जनरल पांडे का कहना। एक सिंपल न्यूज़ है, लेकिन जब इसी को आप एनालिसिस कीजिएगा, डीप एनालिसिस कीजिएगा कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, आखिर भविष्य में हम किस तरह से चुनौती का सामना करने वाले हैं, किस तरह से चुनौती में घिर सकता है, मिलिट्री पे किस तरह से आक्रमण हो सकता है, तो उसमें कई सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। जैसे मैग्नेटिक रेजोनेंस का किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है भविष्य में सेना के लिए, उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, किस तरह से नवीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेना से युद्ध हो सकता है, कई सारे नवीन टेक्नोलॉजी हैं। तो ये इसका एक डीप एनालिसिस कीजिएगा तब इस चीज़ को आपको जानकारी होगा। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लीजिएगा। बोर्डिंग नहीं कराने वाले एयरलाइंस को देना होगा हर्जाना। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन बेसिकली भारत की सर्वोच्च निकाय है जो सिविल एविएशन को लेकर के काम करती है। यानी सिविल एविएशन में कोई अगर काम होगा या गड़बड़ी होगी, कोई शिकायत होगा, कोई हर्जाना लगाना होगा, कुछ भी लगाना होगा, तो डीजीसीए ही लगाने का काम करेगी। जनजातीय समाज को भड़काने वाले तत्वों से बचना होगा, अमित शाह जी का स्टेटमेंट है। और यहाँ पे एक प्रीलिम्स पॉइंट व्यू से एक टॉपिक है या एक पॉइंट है कि इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय के आधारशिला गृह मंत्री ने रखा है, और वो रखा है मध्य प्रदेश में। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वो है मध्य प्रदेश में। देखिए ये भी मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बस ये इम्पॉर्टेंट है कि हाल में ही किस राज्य ने विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति मुख्यमंत्री बने, इसके लिए बिल लाया है, तो वो वेस्ट बंगाल ने लाया। ठीक है, जैसे विश्वविद्यालय का कुलपति, किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति वाइस चांसलर होता है, वीसी जिसको हम लोग कहते हैं, लेकिन कुलाधिपति किसी भी विश्वविद्यालय का या किसी भी राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उसका जो कुलाधिपति होता है, यानी कुलपति के जो अधिपति होते हैं, कुलपति का जो सीनियर होता है वो राज्यपाल होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि यूनिवर्सिटी को राज्यपाल रेगुलेट करता है, यूनिवर्सिटी को मुख्यमंत्री रेगुलेट नहीं करता। तो इसलिए वेस्ट बंगाल ने ऐसा बिल लाया है कि वहाँ के कुलाधिपति जो होंगे अब मुख्यमंत्री होंगे। अब सोच के देखिए, कुलाधिपति अगर वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, तो ये बिल लाया है किसने? वेस्ट बंगाल ने। अब बिल तो भले ही लेकर आया, विधानसभा में पास भी हो गए, बिल जाएगा किसके पास? राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल उस पर साइन ही नहीं किया तो कानून बनेगा ही नहीं। जब तक राज्यपाल उस पर साइन नहीं करेगा वो कानून नहीं बनेगा। और चूंकि राज्यपाल के अगेंस्ट इस तरह का बिल लाया, राज्यपाल साइन नहीं करेगा, हो सकता है या राज्यपाल लटका कर रख दिए, ये भी हो सकता है। तो ये बेसिकली केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को लेकर के एक चुनौती है, या राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में जो संबंध होते हैं उसको लेकर के एक चुनौती के रूप में आप इसको मेंस में प्रेजेंट कर सकते हैं। चीन के खिलाफ बनानी होगी नई रणनीति, इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी चीन पे ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर लिया है, नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थोक महंगाई बढ़ के हुई 15.88%, जो अभी तक
सर्वाधिक हैं। सीपीआई जरूर घटा, सीपीआई जो है अब हो गया है 7.04%, पहले था 7.69% आई थिंक था, अभी 7.04% हो गया। अब देखिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, सीपीआई कौन प्रकाशित करता है, डब्ल्यूपीआई कौन प्रकाशित करता है, सीपीआई को कम कैसे किया जा सकता है, डब्ल्यूपीआई को कम कैसे किया जा सकता है, सीपीआई में कौन कौन से गुड्स आते हैं, डब्ल्यूपीआई में कौन कौन से गुड्स आते हैं, सीपीआई को ही आधार क्यों माना गया है महंगाई का हमारे देश में। पहले डब्ल्यूपीआई को आधार माना गया था, अब डब्ल्यूपीआई की जगह सीपीआई को आधार माना गया है। तो सीपीआई को ही आधार क्यों माना गया है, ये सारे कई सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप सभी याद होगा आप लोगों को कि जो समिति बनाया था आरबीआई ने, उर्जित पटेल समिति, उस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि सीपीआई जो है 4% हो तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा है, और प्लस माइनस 2 हो सकता है, यानी मैक्सिमम ये 6% हो सकता है, मिनिमम 2% हो सकता है, लेकिन 4% रहे तो वो आइडल कंडीशन है। तो आरबीआई लगातार प्रयास कर रही है कि सीपीआई को घटा करके किस तरह से हम 6% के अंतर लाएं और अंत में जाकर के 4% के अप्रॉक्स हम उसे लेकर आएँ। इसके लिए आरबीआई ने मई महीने में 40 बेसिस पॉइंट की वृद्धि किया था सीआरआर में, और जून महीने में 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि किया था सीआरआर में। अब हमारे देश का सीआरआर जो हो गया वो हो गया 4.90%। दलहनी खेती पे भारी पड़ेगी नीतिगत खामियां। अब ये इम्पॉर्टेंट है, दाल, भारत विश्व में दाल का सबसे अधिक उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और भारत विश्व में सबसे अधिक दाल का आयातक है। ये तीनों ही कंडीशन भारत फुलफिल करता है। तो जिस तरह से नीतिगत खामी है, उस नीतिगत खामी के कारण दलहनी खेती भारी पड़ रहा है, उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अडानी और टोटल ने मिलाया हाथ। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के देश में जिस तरह से काम हो रहा है, और सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी लॉन्च किया है, तो उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है, डब्ल्यूटीओ पे मुझे समय मिलेगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे मैं ये टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। इशू क्या है कि विकसित देश चाहते हैं कि भारत जो है फिशरीज को लेकर के डब्ल्यूटीओ में एक समझौता करे, और उस समझौता में वो चाहते हैं कि भारत जो है डब्ल्यूटीओ में ये समझौता करके कहे कि हम अपने किसानों को या अपने जो फिशरीज हैं, जो मछुआरे हैं, उसको सब्सिडी हम नहीं देंगे। भारत ने कहा है कि ऑलरेडी आप लोग इतना मछली निकाल चुके हैं, और हम लोग तो आपके अपेक्षा कुछ भी नहीं निकाले हैं। आप लोग विकसित देश हैं, आप लोग बड़े बड़े पोत का प्रयोग करते थे, बड़े बड़े जहाज का प्रयोग करके आप लोग मछली निकालते थे, और हम लोग अभी कुछ इस तरह का काम नहीं किए हैं, तो हमको भी समान अवसर दिया जाए। और ये पॉलिसी हर जगह इंप्लीमेंट होता है। अगर आप देखिएगा यूएनएफसीसी की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जो ग्रीन हाइड्रोजन गैस जो CO2 और की जो कमी होती है, बेसिकली वो CO2 और एक कमी को लेकर के विश्व के देश, विश्व के खास करके विकसित देश भारत को कहते हैं कि आप अपने यहाँ CO2 को कम कीजिए। भारत कहता है कि आप जो है उद्योग लगा चुके हैं, हमसे 200 वर्ष पहले आपने उद्योग लगाया है, ऑलरेडी CO2 का यूज करके, कार्बन इमिशन का यूज करके आप विकसित हो चुके हैं, तो हमको भी तो समान अवसर दीजिए विकसित होने का, राइट। और यही चीज़ कहीं ना कहीं, यही तरह का तर्क भारत यहाँ भी दे रहा है कि कम से कम 25 साल का हमको अवसर दीजिए। आप लोग अपने किसानों को जो सब्सिडी देते हैं, आप लोग जो अपने मछुआरों को सब्सिडी देते हैं, उसको बंद कीजिए, हमको 25 साल का अवसर दीजिए, उसके बाद हम भी सब्सिडी देना बंद करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आप ये कहिएगा कि हम ये समझौता कर लेंगे, हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। तो इस पॉइंट को लेकर के डब्ल्यूटीओ का विवाद काफ़ी चलता है। देखिए भारत और अमेरिका दोनों कई जगह एक दूसरे के सपोर्टर हैं, लेकिन भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में हैं। भारत और जापान भी डब्ल्यूटीओ में एक दूसरे के खिलाफ हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया भी डब्ल्यूटीओ में एक दूसरे के खिलाफ हैं, भारत और यूरोपीय यूनियन भी डब्ल्यूटीओ में एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो कई जगह भारत जिन देशों के साथ आपको लगता है कि हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनके साथ डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ है वो देश, या भारत से उनका, भारत के अगेंस्ट वो लोग डब्ल्यूटीओ गए हुए हैं। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने को छटपटा रहा पाकिस्तान। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हेडक्वार्टर पेरिस में,
इस पर कई बार हमने डिस्कस किया, आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन पाकिस्तान क्यों ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तान को क्यों ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंस पर्सपेक्टिव से भी। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे रूस का ऑलरेडी कब्जा हो चुका है, 80% क्षेत्र पे रूस का कब्जा हो चुका है। बहरहाल रूस यूक्रेन को लेकर के जो वर्तमान में जो सिनेरियो बन रहा है उसको लेकर के मैं चर्चा कर दूंगा सेपरेट, या कल वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन इतना न्यूज़ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट था जो मैंने आपके साथ चर्चा कर दिया। बाकी डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल मैं कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस आपके लिए अपलोड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।